हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, आज की हेडिंग है आपकी आक्सीकरण अपचयन के बारे में। ठीक है, छठवें चैप्टर का छठवां हेडिंग है आपका आक्सीकरण अपचयन के बारे में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो भी धातु कर्म की क्रियाएं की जा रही थी, मेटलर्जी की जा रही थी, वह सब अपचयन पर आधारित थी। ठीक है, वह सारी क्रियाएं जो है किस पर आधारित थी? अपचयन पर आधारित थी। लेकिन अपचयन के अलावा भी कुछ निष्कर्षण होते हैं, जैसे अधातुओं के, वह आक्सीकरण पर आधारित होते हैं। ठीक है, आपने पीछे देखा कि धातुओं के जो निष्कर्षण थे वह अपचयन पे आधारित थे। धातुओं के निष्कर्षण किस पर थे? अपचयन पे आधारित थे। लेकिन अपचयन के अलावा कुछ निष्कर्षण जो है विशेष रूप से अधातुओं के लिए जो आक्सीकरण पर आधारित होते हैं। धातुओं के लिए निष्कर्षण किस पर आधारित होते हैं? आक्सीकरण पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो अपचयन के अतिरिक्त कुछ निष्कर्षण विशेषतः अधातुओं के लिए आक्सीकरण पर आधारित हैं। आक्सीकरण पर आधारित एक अत्यंत सामान्य उदाहरण है लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण। ठीक है, तो लवण जल से जो है क्लोरीन का निष्कर्षण जो है वह किसका उदाहरण है? आक्सीकरण पर आधारित उदाहरण है। ठीक है, लवण जल से, समुद्री जल से क्लोरीन का निष्कर्षण जो है वह आक्सीकरण पर आधारित है। क्लोरीन समुद्री जल में सामान्य लवण के रूप में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, क्लोरीन जो है वह समुद्री जल में सामान्य लवण के रूप में बहुतायत में उपलब्ध है। तो यह आप देख रहे हो समीकरण जिसमें क्लोराइड आयन है और ये आपका जल है। ठीक है, इस क्लोराइड आयन जो है वह इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और क्लोरीन में चेंज हो जा रहा है, Cl2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, और वह इलेक्ट्रॉन जो है वह हाइड्रोक्साइड आयन के पास चला आ रहा है। तो यहाँ पे क्लोराइड जो है वह इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, अर्थात इसका आक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि समुद्री जल से क्लोरीन का जो उत्पादन हो रहा है वह किस पर आधारित है? आक्सीकरण पर आधारित है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान +422 किलो जूल है। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान है वो कितना है? +422 किलो जूल है। ठीक है, जब इसे डेल्टा जी बराबर -NEF का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो आप गिब्स ऊर्जा परिवर्तन पढ़े हैं, डेल्टा जी बराबर -NEF का उपयोग करते हैं। ठीक है, करते हुए इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तब हम इलेक्ट्रोड विभव 2.2 वोल्ट प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो समुद्री जल से क्लोरीन प्राप्त करने का जो समीकरण है, ठीक है, उसके लिए डेल्टा जी का मान कितना आता है? +422 किलो जूल आता है। ठीक है, और जब इसे डेल्टा जी बराबर -NEF का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तित करते हैं, तब इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना आता है? 2.2 वोल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्वाभाविक रूप से इसके लिए 2.2 वोल्ट से अधिक बाह्य विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, जो बाहर से आप विद्युत वाहक बल लगाएंगे वह कितना होना चाहिए? वह 2.2 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वैद्युत अपघटन में कुछ अन्य बाधक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त विभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैद्युत अपघटन के लिए कुछ अन्य बाधक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए कुछ अतिरिक्त विभव की भी आवश्यकता होती है। 2.2 वोल्ट से आपको अधिक लगाना ही है, उसके अलावा कुछ और भी अधिक वोल्टेज लगाना पड़ेगा। ठीक है, अतः क्लोरीन वैद्युत अपघटन से प्राप्त होती है, जिसमें हाइड्रोजन और जलीय NaOH सह उत्पाद होते हैं।
ठीक है। तो जो क्लोरीन है वह वैद्युत अपघटन से प्राप्त होती है और सह उत्पाद के रूप में बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको हाइड्रोजन और NaOH प्राप्त होता है। ठीक है। गलित NaCl का भी वैद्युत अपघटन किया जाता है। NaCl है, नमक है, उसका भी वैद्युत अपघटन किया जाता है, लेकिन परंतु इस स्थिति में सोडियम धातु प्राप्त होती है तथा NaOH नहीं बनता है। तो जब गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको सोडियम धातु प्राप्त होगा और NaOH नहीं बनता है। ठीक है। तो इस तरह आपने देखा ऑक्सीकरण अपचयन की घटना जो है वह भी महत्वपूर्ण है अधातुओं के निष्कर्षण के लिए। जैसे समुद्री जल के द्वारा क्लोरीन का उत्पादन में ऑक्सीकरण विधि का उपयोग हो रहा है। ठीक है। पीछे आप पढ़े हैं चैप्टर में कि सोने और चांदी के निष्कर्षण में धातुओं का निक्षालन साइनाइड के साथ किया जाता है। सोने और चांदी का जब आप निष्कर्षण करते हैं तो उसमें निक्षालन किससे किया जाता है? साइनाइड के साथ किया जाता है। ठीक है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जो सोने चांदी के निष्कर्षण में धातुओं का आप साइनाइड द्वारा निक्षालन कर रहे हैं वह कैसी अभिक्रिया है? वह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एजी प्लस में चेंज होता है, एयू प्लस में चेंज होता है, अर्थात सिल्वर और गोल्ड जो है इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है। धातु को बाद में विस्थापन विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। धातु को जो है विस्थापन विधि द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में जिंक अपचायक की तरह व्यवहार करता है। इस अभिक्रिया में जो जिंक है वो कैसा कार्य करता है? अपचायक की तरह कार्य करता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सोने और चांदी का निष्कर्षण भी जो साइनाइड से किया जाता है वह भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समुद्री जल से क्लोरीन का उत्पादन भी एक ऑक्सीकरण आधारित अभिक्रिया है। तो देखें ध्यान से, ये आपका गोल्ड है जो साइनाइड के साथ निक्षालन हो रहा है। साइनाइड जो है निक्षालन कर रहा है गोल्ड का, जिससे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है आरिक साइनाइड। ठीक है। यह आरिक साइनाइड जो है फिर जो है टूट जाता है और आपको गोल्ड प्राप्त हो जाता है। ये जो आरिक साइनाइड बना है इसमें जब आप जिंक मिलाते हैं, ठीक है, तो जिंक मिलाते हैं तो यह जिंक जो है साइनाइड से जुड़कर जिंक साइनाइड बना देता है और गोल्ड आपका अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में जिंक जो है वह अपचायक के रूप में काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में। धातुओं का निष्कर्षण जो है वो अपचयन के द्वारा तो किया ही जाता है, लेकिन कुछ निष्कर्षण जो है विशेषतः धातुओं के लिए ऑक्सीकरण पर भी आधारित होती है। थैंक यू।